वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की बुक रैम्बो से एक और पोएट्री पढ़ेंगे जिसका नाम है द सोल्जर। द सोल्जर को लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने। थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे इम्पॉर्टेंट लाइन, फिर उसके बाद जो है आगे चलेंगे पोएट्री की तरफ। देखो, रूपर्ट ब्रूक इनका नाम है। 1887 में इनकी पैदाइश हुई है और 1915 में इनकी मृत्यु हुई है। ये एक वेल टू डू एकेडमिक फैमिली यानी बहुत पढ़ी लिखी फैमिली के अंदर ही इनकी पैदाइश हुई। इनके फादर हेड मास्टर थे जिसको हाउस मास्टर कहा जाता है एट रग्बी स्कूल। रग्बी स्कूल का नाम था वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, जहाँ पर कैम्ब्रिज कॉलेज में जाने से पहले इब्तदाई तालीम इनकी यहीं पर हुई थी, रग्बी स्कूल। आगे कहते हैं एक बहुत बड़े शायर हैं डब्ल्यू बी यीट्स, द फेमस पोएट। ये बहुत बड़े शायर हैं। डिस्क्राइब्ड हिम यानी इन उन्होंने रूपर्ट ब्रूक को यानी डब्ल्यू बी यीट्स ने रूपर्ट ब्रूक को हैंडसमेस्ट यंग मैन ऑफ द इंग्लैंड कहा है। इंग्लैंड का सबसे हैंडसम आदमी। ये एक शायर हैं तो दूसरे शायर की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। उनकी वफात सेप्टिसेमिया नाम की एक बीमारी से हुई थी 1915 में। तब जब वो गैवीपोली नाम की जगह पर लड़ाई करने के लिए गए थे मुल्क से बाहर। कहते हैं ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए वार पोएट। इन्हें वार पोएट के नाम से भी जाना जाता है। हु इंस्पायर्ड पैट्रोटिज्म, जिन्होंने हुब्बुल वतनी यानी देश की से मोहब्बत करने को इंस्पायर किया था इन द अर्ली फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर। पहली आलमी जंग के वक्त में, तो पहली आलमी जंग के वक्त में इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से हुब्बुल वतनी को बताया था देश से कैसे मोहब्बत की जाती है और कैसे उसके लिए कुर्बान होया जाता है। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, on which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी जो है सनेट लिखी। सनेट कहते हैं 14 लाइन वाली पोएट्री को, जिसके अंदर एक ये भी है सोल्जर भी, और ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अहम है उन तमाम के अंदर जो उन्होंने बाकी लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये भी एक सनेट है जिसके अंदर 14 लाइन होगा, आप देखेंगे अभी। 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर है। 10 11 12 13 14। ठीक है, तो 14 लाइन की ये पोएट्री है। उसमें इसको सनेट कहते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें उन्होंने देश से मोहब्बत के बारे में जिक्र किया है, उसके वाक़े को जिक्र किया है और कैसे देश से मोहब्बत का इजहार किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देशभक्ति जिसे हम कहते हैं। द सोल्जर, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना। कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ इतना सोचना। क्या सोचना? दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, मसलन अभी मैं अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क के अंदर बॉर्डर पे लड़ाई करने आया हूं या कहीं और गया हूं लड़ाई करने के लिए। अगर मेरी वफात हो जाती है कहीं पे दूसरी ज़मीन में, ठीक है, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, अगर मेरी मृत्यु इस ज़मीन में हो जाती है इंग्लैंड को छोड़कर, तो समझना कि ये ज़मीन भी किसकी हो गई? इंग्लैंड की हो गई। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, कहते हैं उस अजीम ज़मीन में, मतलब जिस ज़मीन में मेरा कतरा खून का कतरा बहेगा या जिस ज़मीन के अंदर मैं दफन किया जाऊंगा, तो वो तो ज़मीन अमीर हो जाएगी और उस ज़मीन के अंदर एक और अजीम शख्स दफन हो जाएगा। कंसील का मतलब छुपा दिया जाएगा और दफन कर दिया जाएगा, तो समझना कि वो ज़मीन भी क्या हो जाएगी? बहुत बाबरकत हो जाएगी। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, यहाँ पे डस्ट से मुराद गर्दो गुबार नहीं, डस्ट से मुराद मिट्टी यानी वो इंसान है। अपने आप को उन्होंने डस्ट कहा है। डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, एक ज़मीन, एक इंसान जिसे इंग्लैंड ने पैदा किया, शेप बनाया, मेड अवेयर और उसे तैयार किया। ठीक है, मेड अवेयर का मतलब उसे जागरूक किया, मेड अवेयर उन्हें जागरूक किया। गेव वंस हर फ्लावर टू लव, और वहाँ के फूल दिए ताकि वो उससे मोहब्बत करे। एंड हर वेज टू रूम, और रोम, और अपनी जगह दिया घूमने के लिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, इंग्लैंड का वो बॉडी, इंग्लैंड का वो शख्स। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वो अंग्रेजी हवा को ही वो सूंघता है। ठीक है, आगे देखिए। बाय रिवर्स, इंग्लैंड के पानी से उसे धोया गया है। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, यानी कि इंग्लैंड के सूरज से ही उसे जो है
आशीर्वाद दिया गया, वहीं कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि वहीं वो पला बढ़ा जवान हुआ और वहीं के हवा पानी से उसकी नशोनुमा हुई, उसकी तरक्की हुई, तो कैसे वो उसे भूल सकता है। कहते हैं थिंक दिस हर्ट ऑल एविल शिड अवे, कहते हैं कि सोचो कोई रास्ता इस दिल से तमाम बुराई खत्म हो जाए, क्या हो जाए, तमाम बुराई खत्म हो जाए। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, कहते हैं कि मेरे पल्स के अंदर यानी मेरी अबदी जहन के अंदर, हमेशा न मिटने वाले जहन के अंदर जो धड़कन है वो कभी कम नहीं होगी। मुल्क से जो धड़कन है, मोहब्बत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी कम भी नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए। गिव्स समवेयर बैक टू थॉट्स बाय इंग्लैंड्स गिवन, कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा और मैं इंग्लिश हेवन के अंदर दफन कर दिया जाऊंगा तो मैं सारी चीज़ें इंग्लैंड को वापस कर दूंगा। हर साइट्स, वहाँ के नज़ारे, एंड साउंड्स, वहाँ की आवाज़, ड्रीम्स, हर चीज़ वापस कर दूंगा। हैप्पी एज हर डे, जो किस तरीके से हैं, जैसे इंग्लैंड के दिन खुश हैं वैसे वहाँ के नज़ारे भी खुश हैं, वहाँ की आवाज़ भी बहुत खुश खुर्रम है और वहाँ के ख्वाब भी बहुत खूबसूरत हैं। कैसे खूबसूरत है, उसके दिन की तरह, यानी जिस तरह से इंग्लैंड का दिन खूबसूरत है वैसे ये तमाम चीज़ें भी क्या है, खूबसूरत है। एंड लाफ्टर, और मैं उस हंसी को भी वापस कर दूंगा। लर्नड ऑफ फ्रेंड, जो मैंने अपने दोस्तों से सीखा है। एंड जेंटलनेस, और वो नरमी, ठीक है, वो नरमी जो मैंने अपने दोस्तों से सीखा, ठीक है, उसे मैं क्या करूंगा, वापस कर दूंगा। जेंटलनेस का मतलब होता है नरमी, नम्रता जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये तमाम चीज़ें दिल के अंदर मौजूद हैं। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यानी कि जब मैं मरूंगा तो मैं इंग्लिश हेवन के अंदर ही जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर मुल्क का अलग अलग हेवन है, ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पर शायद थोड़ा एग्जैजरेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं मरूंगा तो मैं इंग्लिश हेवन के अंदर ही जाऊंगा और वहाँ से जो मैंने चीज़ें यहाँ हासिल की है इंग्लैंड से, जैसे कि वहाँ के नज़ारे, वहाँ की आवाज़ें, वहाँ के ख्वाब जो बिल्कुल उसके दिन की तरह खुश है, वहाँ की हंसी जो मैंने अपने दोस्तों से सीखी है, और जेंटलनेस जो तमाम मेरे दिल के अंदर मौजूद है, वो तमाम मैं वापस करने वाला हूँ एक दिन, और वो हमारे जहन से कभी मिटने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जो शायरी है वो अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर टोटल कहने का मतलब ये है उनके कि ये देखो, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, अगर मैं कहीं और मेरी वफ़ात हो जाए तो समझना कि वो ज़मीन, मसलन अगर मैं हिंदुस्तान में लड़ रहा हूँ और मेरी वफ़ात हिंदुस्तान में हो जाए तो समझ लेना कि जिस मिट्टी में मेरी दफन हुई वो मिट्टी भी क्या हो गई, इंग्लैंड की, वो जगह भी इंग्लैंड की हो गई है। तो समझ लेना कि वो जगह भी है इंग्लैंड की हो गई है, क्योंकि मैं इंग्लैंड से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि ये जो मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है, ये इतना अजीम है कि जिस ज़मीन के अंदर जाएगा वो ज़मीन और अजीम हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी। लिहाजा जिस ज़मीन के अंदर, चाहे मैं मुल्क से बाहर कहीं भी दफन किया जाऊँ, किसी भी मुल्क के अंदर, मैं जिस ज़मीन के अंदर दफन किया जाऊँगा वो मुल्क जो है इंग्लैंड हो जाएगा, वो जगह इंग्लैंड हो जाएगी। क्योंकि ये इंग्लैंड ने मुझे बनाया है, तैयार किया है और मुझे जागरूक किया है। मेड अवेयर का मतलब जागरूक किया है, और अपने अपने वहाँ की तमाम चीज़ें मुझे मौके फराहम किए हैं, फ्लावर दिया है, रास्ते दिए हैं, मुझे तैयार किया है, मुझे वहाँ की हवाएं, सांस, हर चीज़ मिली है, हर चीज़ अच्छे से मिली है, जिसकी कदर कभी नहीं बोल सकता, जिसकी मैं कदर हमेशा करना चाहता हूँ। एंड वॉश्ड बाय द रिवर्स, और यहीं के पानी से मैं तैयार हुआ हूँ, यहीं के सन से मैं जो है पला बढ़ा हूँ। जैसे इन सन से जो है, या इंसान सूरज से रोशनी लेता है, तो मैं यहीं की सूरज की रोशनी से मैं पला बढ़ा हूँ, और मैं इन तमाम चीज़ों को कभी अपने जहन से मिटाने वाला नहीं हूँ। और जब ये तमाम चीज़ें मैं जब इंग्लिश हेवन के अंदर चला जाऊँगा तो मैं वहाँ से वापस कर दूँगा। इस तरीके से रॉबर्ट ब्रूक की ये जो शायरी है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड टाइम।